बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम सेहत पर ख़ुसूसी बातचीत करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फेफड़ों का किस तरह से हम ख्याल रख सकते हैं और जबकि फेफड़ों की वजह से हम किन किन बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं और किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है और हमारे साथ हैं डॉक्टर मसूद अख्तर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। कैसा जा रहा आपका रमजान? माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मौसम भी काफ़ी बेहतर है जी और अच्छा गुजर रहा है। इन्फेक्शंस भी बहुत वायरल हो रहे हैं। असल में जब भी मौसम चेंज होता है तो उसके साथ साथ बीमारियों का पैटर्न भी बदल जाता है। यानी ये सीजनल है, ये सीजनल है और तकरीबन हर साल हम इन दिनों में इन्हीं किस्म की बातें कर रहे होते हैं और अगले साल फिर भूल जाते हैं ऐसी ही बीमारियां, क्योंकि हर बीमारी सीजनल है और कुछ मौके की मुनासबत से होती हैं, कुछ सीज़न के हिसाब से होती हैं, कुछ ख़ास किस्म का अगर इंटरनेशनल को क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं उनका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। सो इन सारी चीज़ों का हमारी सेहत के ऊपर इफेक्ट होता है। और ख़ास तौर पर अगर अब फेफड़ों की बात करें तो फेफड़ों का किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है? आपको पता आजकल बहुत सी बीमारियां जो बढ़ रही हैं वो सिर्फ फेफड़ों की बीमारी की। देखिए हमारा, क्योंकि जो हम देखें 24/7 जो हमारा लंग्स है ना वो इनहेल कर रहा है और जो सारा माहौल के अंदर गंद होता है, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, कार्बन है और जितना डस्ट है, जितने जर्म्स हैं वो डायरेक्टली इनहेलेशन के जरिए, सांस के जरिए से आपके जिस्म में जाते हैं। सबसे बड़ा पाकिस्तान में मसला डस्ट और स्मोक और उसके बाद वो सारे लंग्स के अंदर तक फैल जाता है वो सारा का सारा, और फिर वो दोबारा जब हम एक्सहेल करते हैं या सांस बाहर निकालते हैं तो वो सारी की सारी हवा में से कुछ कंपोनेंट जिस्म रख लेता है और बाकी सारी हवा हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख लें हमारे जिस्म में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है, या फिर जब हम खाना खाते हैं तो जाहिर बात है खुराक हमारे जिस्म में चली जाती है, तो अदरवाइज सांस के ज़रिए तो आप 24/7 हवा अंदर लेके जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो माहौल हमने क्रिएट कर दिया है, जितनी उसकी डस्ट है, जितनी उसमें पोल्यूशन है, जितने उसके अंदर अनहेल्दी माहौल है हमारा, उसकी वजह से हमारे अंदर सांस की जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। उसमें आप देख लें अस्थमा बहुत ज़्यादा है, इवन पहले बड़ी उम्र के लोगों में देखा जाता था, अब तो छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इवन एक छोटी सी बहुत जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनमें ब्रोंकियोलाइटिस कहा जाता है। ये भी एक अस्थमा से मिलती जुलती है, जिसमें सांस की नालियाँ थोड़ी तंग हो जाती हैं और ये बच्चे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। ये भी अस्थमा की समझ लें, एक छोटे बच्चों का अस्थमा आप इसको समझ लें। और यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके अंदर अस्थमा आ जाता है और जब बड़ी उम्र के होते हैं तो वो अस्थमा उसी तरह चलता रहता है। तो इसी तरह से कुछ बीमारियां आप देखें पाकिस्तान में रेशो है, कितने लोग जो है इफेक्टेड है? छोटे बच्चों से लेके बड़े तक तो आप देख लें जो 5 से 10% लोग ऐसे ज़रूर हैं जो सांस की बीमारियों में मुब्तला हैं। फिर दूसरे नंबर पे अगर आप आ जाएं तो आपके पास ये ट्यूबरकुलोसिस सांस की ऐसी बीमारी है जो अभी भी हमारे मुल्क का पीछा नहीं छोड़ रही। दुनिया जो वेस्ट है वो तो उससे बाहर आ चुकी है, वेस्ट के अंदर तो बीमारियों का पैटर्न बदल चुका है, लेकिन हमारा मसला ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कि अभी भी हमारे लोग ट्यूबरकुलोसिस से बाहर नहीं आ रहे हैं। अभी भी ये स्टिग्मा है कि दवाई लेनी है या नहीं लेनी, पीर से दम कराना है या खुराक लेनी है या हकीम के पास जाना है, दवाई अगर लेनी है तो कब छोड़ देनी है, ओवर द काउंटर लेनी है। तो ये सारे मसाइल अवेयरनेस की कमी की वजह से, ये अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है और दूसरा मैं आपको बताऊं ये फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स भी हैं कि हमारे लोगों का खाना पूरा नहीं हो रहा, एक्सपेंसिव हो चुका है, लोग नहीं ले सकते। अगरचे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि जो बीमारियों के इलाज हैं उनके लिए जो सरकारी इदारे हैं जिसमें बुनियादी मराकज़ सेहत हैं और छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, बड़े मेगा हॉस्पिटल हैं, कोऑपरेशन नहीं होती मरीजों के साथ। ये सबसे बड़ा मरीजों के साथ कोऑपरेशन, क्योंकि मैं खुद एक सरकारी इदारे से मुंसलिक हूँ, तो उसमें उस तरह का प्रोटोकॉल डेफिनेटली आप नहीं दे सकते जो आप प्राइवेट पेशेंट को देते हैं, क्योंकि हमारे पास रश बहुत ज़्यादा है और एक एक दिन में अगर 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार बंदे ने विजिट करना है और हर बंदे की ख्वाहिश है कि डॉक्टर उससे उसके बच्चों का भी हाल पूछे, उसने क्या खाना खाया वो भी पूछे और उसके बाद उसका बच्चों का हाल तो दूर की बात है, वो तो हाथ नहीं लगाते हैं, पेशेंट तड़प रहा होता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और बस वो वहाँ पे है, आप ये ले आए आप वो कर लें, इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ बताई जाती हैं। बस वो कहीं कहीं इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात भी डेफिनेटली हो जाते हैं जब रश है मसला, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो गरीब आदमी है उसको हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। सरकारी लेवल पे अद्वियात भी मिल जाती हैं, उनको भी ज़रूर लेना चाहिए
और अगर वो समझता है कि किसी प्राइवेट में जाके उसको ज़्यादा तसल्ली होती है तो फिर वैसे अफोर्डेबिलिटी नहीं है, फिर वो जाहिर बात है कि जब वो 3,000 फीस देगा और 5,000 की दवाई लेगा तो उसकी तसल्ली हो जाएगी और इलाज भी अच्छा होगा और उसको लगेगा कि मेरा इलाज बहुत अच्छा हो गया। सो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ है कि उसको अपना इलाज लाजमी कराना चाहिए क्योंकि बीमारियां पलती रहती हैं और एंड रिज़ल्ट ये है कि डिज़ास्टर बन जाती हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो हमारी बेल्ट है, जो एशियाई बेल्ट आप समझ लें, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ हमारा कल्चर ऐसा है कि हमें दो किस्म के मसाइल का सामना है। एक वो इन्फेक्शंस जिनसे वेस्ट अपनी जान छुड़ा चुकी है, अच्छी एंटीबायोटिक्स, उनकी वजह से अब इन्फेक्शन से बाहर आ गई, उनमें अब बीमारियाँ आती हैं, CVA हो रहा है, उनके अंदर हार्ट के प्रॉब्लम आ रहे हैं, पैरालिसिस आ रहे हैं, ठीक है, बुढ़ापे के मसाइल उनको देखना पड़ रहा है। लेकिन हमें अब दोनों मसाइल देखने पड़ रहे हैं। एक तरफ इन्फेक्शन हमारी जान नहीं छोड़ रही है क्योंकि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, हर बंदा मर्जी से दवाई इस्तेमाल करता है, रेजिस्टेंस आती जा रही है, तो इन्फेक्शन से हमारे जान नहीं छूट रही। अच्छा, अब हमें दोनों किस्म का मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक तो हमें इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा ही है, और दूसरे नंबर पे जो वेस्ट के मसाइल हैं जिसमें ओबेसिटी आ रही है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, एस्थमा है, COPDs हैं, इसी तरह से जो पैरालिसिस एंड डिफरेंट किस्म के एजिंग के मसाइल हैं, ये भी हमें देखने पड़ रहे हैं। तो हमारा जो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट है वो दोनों किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और अब आप देख लें, एक और ज़िमनी बात मैं यहाँ करता चलो, स्मोक है। जैसे जब हम इनहेल करते हैं सांस के लिए, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमारे फेफड़ों को मुतासर कर रहा है वो स्मोक है। अब स्मोक मुख्तलिफ किस्म से आ जाता है, आपकी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी है, फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, क्लाइमेट चेंजिंग भी। और दूसरी बात यह कि हम जो सूटे लगाना शुरू कर दिए ना लोगों ने, नौजवान नस्ल, स्मोकिंग। अब वो जो पुराने ज़माने में हीरो का एक सिंबल होता था कि वो बहुत ज़बरदस्त कश लगाएगा और धुआं एक स्टाइल से फेंकेगा तो वो हीरो समझ आ जाता उसे। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट था कि जो इलाके का टेरर है, बदमाश है, वो सबसे पहले मुख्तलिफ अंदाज में स्मोक करता है, तो हमारी यूथ उसको फॉलो करती है। तो अब ये जो स्मोक है ये डेफिनेटली उन लोगों को बहुत बुरी तरह मुतासर कर रही है, जो लंग्स के लिए, सेहत के मसाइल प्लस लंग्स के मसाइल। यहाँ मैं आपसे ये कहूँगा कि सर से लेके पाँव तक कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं है जो आपके स्मोक से मुतासर ना हो रहा हो। आपकी आंखों में कैटरेक्ट होने का चांस रह जाता है, आपके लंग्स में स्मोक जाता है तो वहाँ कैंसर पैदा कर सकता है, सांस की बीमारियाँ करता है, एस्थमा ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है, हार्ट के ऊपर इसकी जो शरियाने हैं खून के उनको तंग कर देता है, उनमें मुख्तलिफ किस्म के हार्ट अटैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप चले जाएँ, शुगर हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, वन ऑफ द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर इज़ स्मोक। और फिर आप चले जाएं इवन मसाने के कैंसर चले जाएं, हड्डियों की कमजोरी ले आएं, फेफड़ों का कैंसर ले जाएं, यहाँ तक कि आप देखें कि ख़वातीन में वैसे ही हमारे यहाँ कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, ऊपर से जो स्मोक है, सबसे बड़ा मसला आयरन तो खैर बहुत हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का जो इंडिकेटर है मुआशरे का, वो आयरन डेफिशिएंसी है। तो उसके बाद इनकी हड्डियों में मज़ीद कमज़ोरी आती है। यहाँ मैं एक और बात कहूँगा कि जो हमारा ये रमज़ान है इसमें हम कुछ बेनिफिट ले सकते हैं जी। मिसाल के तौर पे ज़ाहिर बात है कि हमें रमज़ान के अंदर वो जहाँ खाने पीने का परहेज़ है तो हम स्मोक का भी परहेज़ है, तो अगर आप 1 महीना स्मोकिंग को परहेज़ करेंगे तो कई आपको फ़ायदे से हो जाता है। यानी ये तहकीक ने ये बताया कि अगर आप सिगरेट पीना छोड़ देते हैं तो आपका जो हार्ट रेट है वो विदिन मिनट्स नीचे आना शुरू हो जाता है। जो आपके जिस्म में के साथ साथ आजकल वो निकोटीन जो है उसका बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। हाँ जी, स्मोक के अंदर बेसिकली निकोटीन ही होती है ना जी जी। उसके अलावा आजकल जो चल रहा है वेप, इस तरह की बहुत अदर ऐसी चीजें चल रही हैं, वो बड़ी चीजें हैं, ये कितनी हार्मफुल है। देखिए उसमें ये है कि बेसिकली हम जिस्म को स्टिमुलेंट्स देते हैं। अब वो स्टिमुलेंट ये है कि जो हमारे ब्रेन को थोड़ा सा एक्साइट कर देते हैं, हमें एक आर्जी खुशी देते हैं और परमानेंट हमारे जिस्म पे मुतासर कर देते हैं। तो वो आर्जी जो खुशी वो फैशन बन गया, वो आप स्मोक की तरफ से ले लें, वेप की सूरत में ले लें, शीशा आप इस्तेमाल कर लें। कुछ लोग इससे आगे चले जाते हैं, वो चर्च, अफीम और ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। तो इन सब का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके जो ब्रेन है उसको थोड़ा एलिवेट करता है, आपको
आपको एक आर्जी खुशी देना शुरू कर देता है। आप उन चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं जो आप होश में एंजॉय नहीं करते। आप एनवायरनमेंट बना लेते हैं, आप एक माहौल बना लेते हैं, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। आपको वो चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं जो आपके गिर्द है ही नहीं, आर्टिफिशियली आप प्रोड्यूस करते हैं और एक आर्टिफिशियल दुनिया में चले जाते हैं जिसकी निस्बत आप उसी में खुश होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब भी आप वापस इस दुनिया में आएंगे माहौल में, आपको लगेगा वो सब आर्टिफिशियल था। तो इस माहौल में हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर आप वाकई रमज़ान में रोज़ा रख रहे हैं तो आप स्मोक से भी इज्तनाब करेंगे, इन चीज़ों से भी करेंगे, तो निकोटीन को तकरीबन एक लेवल जब अटेन होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो विदिन 24 आवर बेसलाइन को टच कर जाता है। फिर अगर आप डेली बेसिस पे उसको बेसलाइन के टच करें तो आप में ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इन सारी एडिक्शन से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगे। 1 महीना आपने ये प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से फिर आप देखें कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी स्मोक से और मुख्तलिफ किस्म से आती है, तो अगर आप पूरा 1 महीना रोज़ा रखते हैं तो उसका लेवल भी आपके बॉडी में नीचे आ जाता है। और फिर खांसी, सांस की बीमारियां और रूटीन कफ, ये जो स्मोक रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, सांस की बता रही, बहुत सी बीमारियों में बहुत सारी मुब्तला हो जाए। बीमारियों, किस तरह से हम इससे जो है एहतियात बढ़ती जाए, क्या करने की अब हमें ज़रूरत है? देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम कर सकते हैं वो ये है कि माहौल को साफ़ करें। अब माहौल को साफ़ करने का तरीका है कि एक तो हमारा बैरूनी माहौल है, एक हमारे घर के अंदर का माहौल है। अब बैरूनी माहौल में तो आप कर सकते हैं कि प्लांटेशन हमें लगानी चाहिए। जितनी डस्ट शहर के अंदर फैली होती है बड़े शहरों में, वहाँ आप ग्रीन बेल्ट्स लगाएं, छोटी छोटी ग्रीन वो क्यारियाँ अगर आप बना सकते हैं, वो भी डस्ट को अपने अंदर रख के उसको एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। फिर आपने देखा होगा पुराने ज़माने में एक माशकी और वो दूसरे होते थे जो छिड़काव करते थे, बड़े घर में बाहर निकल के भी छिड़काव करते थे ताकि शाम तक वो डस्ट ना निकले। तो आप थोड़ा पानी का छिड़काव कर सकते हैं। फिर घर के अंदर अगर आप आते हैं, ऑफिस में आते हैं, तो हमारा एक ट्रेंड अब चलता जा रहा है कि हम स्टफ़ बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं, सफाई नहीं करते, अलमारियों के पीछे, बेड्स के नीचे, और चीज़ें हम स्टफ़ कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमें चाहिए कि कमरे को और अपने ऑफिसेस को और अपने बाकी दफातर को मिनिमम फर्नीचर के साथ रखें, ना हो, जरा थोड़ा सा कंजस्टेड ना हो, कंजस्टेड ना करें, और उसको 15 दिन के बाद चीज़ों को अलहदा करें और उसके अंदर से डस्ट को वो करें। आप ये देखेंगे कि जैसे सिर्फ आप चीज़ों को हेर फेर करके सफाई कर लें, आपकी सांस की तकलीफ़ें कम हो जाएंगी, आपकी एलर्जीज़ कम हो जाएंगी। और बहुत सारे लोग जो दायमी खांसी के अंदर मुब्तला हैं, स्किन एलर्जीज़ में मुब्तला हैं, उनकी बीमारी काफ़ी बेहतर होगी। सर, फूड हमें जो है किससे परहेज़ करना चाहिए, ऐसा क्या खाना जो हमें नहीं खाना चाहिए? देखिए फूड के लिए जो सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि जो अल्लाह ने जिस मौसम में बनाया है उसको उसी मौसम पे खाएं। अब हमारा कॉन्फ्लिक्ट ये आ रहा है कि जैसे जैसे हम नेचर से दूर होना शुरू हो रहे हैं, चाहे वो अब यहाँ हम बैठे थे, बिजली के बिल की बात हो रही थी कि बड़ा महंगा हो गया। अब मसला ये है कि हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। हमने सुबह अजान के टाइम उठना था और इशा के टाइम काम ख़त्म करने थे, हम रात 3 बजे तक चलाते हैं। नतीजा ये आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जा रहा है। हमने अगर चलना टाइम बहुत बढ़ गया, बहुत ये बढ़ कितना गया, इफेक्टेड है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल आपको लेके जा रही हैं, स्क्रीन टाइम ऑन एवरेज, जी आजकल जो रिसर्च आ रही है उसमें 5-5 घंटे तक बच्चे स्क्रीन के साथ लगे हैं। और नतीजा ये है कि आप एक नई दुनिया में चले जाते हैं जो कि आपके पास एक ये सोशल मीडिया की दुनिया है। अब सोशल मीडिया की दुनिया में आप एक दूसरे को जानते नहीं हैं, सिर्फ बात करते रहते हैं और चैट करते रहते हैं और उसके बाद गेम्स के ऊपर चलते रहते हैं। तो इसका इफेक्ट आपके ब्रेन पे भी होता है, वो एक ख़ास एरिया पे कंसंट्रेट करना शुरू होता है, आपकी विजन इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। इवन आपके अंदर जो एक लोगों के साथ मेल जोल था वो ख़राब हो जाता है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि ज़हनी तनाव का भी शिकार होता है। और बुनियादी तौर पे हम ज़रा थोड़ा सा ना सोशल एक्टिविटी, जो असल सोशल एक्टिविटी वो है कि आप एक दूसरे से मिलते हैं, आप उनसे फिजिकली मुलाकात करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ करते हैं, उनकी तकलीफ़ को समझते हैं। आप नमाज में भी तो यही हम करते हैं ना, हम मस्जिद जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, हम वहाँ जाके मोबाइल पे तो नहीं शुरू हो सकते। तो जो कॉन्सेप्ट है वो सोशल गैदरिंग का है, एक दूसरे का ख्याल करने का। तो जब आप स्क्रीन पे चले जाते हैं तो आप स्क्रीन के ज़रिए लोगों से राब्ते में, जो आर्टिफिशियल रिलेशन है। सो हमें रियल रिलेशन पे आना चाहिए, जो फिजिकल रिलेशन है एक दूसरे के साथ, और वहाँ अगर आप आएंगे तो बेहतर होगा। और खुराक में मेरा ख्याल है रमज़ान एक मौका है हमें डाइटरी रिस्ट्रिक्शन का भी जी। तो मेरे ख्याल में तो एक ही बात है कि अगर आपने रोज़े से वाकई हासिल करना है कोई चीज़, तो आपने सहर और इफ्तार वही रखना है जो आपका रूटीन में था। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आपने बनानी, जो यहाँ नहीं होता, पकौड़े, समोसे, दही भल्ले, फ्रूट चाट,
वो सारे साल का जो स्टफ है समोसे पकौड़े की तो ये सूरत में चीज़ें आप ये सारी खा जो लेते हैं। इफेक्ट करती हैं, खराब करती हैं ये फेफड़ों ख़राब को? करती हैं जी, बिल्कुल ख़राब करती हैं। रोज़े का कॉन्सेप्ट ही दो था। एक तो आपको एहसास हो कि जो बंदे को खुराक नहीं मिलती वो क्या महसूस करता है, तो वो उसी वक्त हमें महसूस होगा जब हम नहीं कम खाएंगे। जी। और दूसरा, आपके हेल्थ के लिए ये डाइटरी रिस्ट्रिक्शन का महीना है, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, जितने मज़ाहिब दुनिया के हैं हर एक में एक महीना रोज़े का रखा गया था इससे मिलता जुलता। इवन आप इससे भी ज़्यादा एक्सटेंड करें कि जानवर जब बीमार होता है ना तो वो खाना पीना छोड़ के ठीक हो जाता है, उसे हकीम का रास्ता नहीं आता। लेकिन ये उसको नेचर ने बताया कि आप डाइट कम करें और खाना छोड़ दें, और वो उसके बाद कुछ अरसे में ठीक हो जाता है, आपका सिस्टम एक रीएडजस्ट करता है। तो हमने जो रोज़े की असल रूह है, एक तो हमें सोशल अटैचमेंट नहीं हो पाएगी हमारी उन लोगों के साथ जो गरीब हैं, जो जिनको फूड से डिप्राइव है, वो हम अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं। और दूसरा, हमने जो अपने हेल्थ के अंदर बेहतरी लानी थी, आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन करना था, आपने मसल मास कम करना था, आपने जो यूरिक एसिड्स को कम करना था, आपने वेट को थोड़ा करना था, आपने बॉडी को ट्रिम करना था, तो हम तो वो सारी चीज़ों से बाहर आ गए। वो गेन हो जाता है, वो तो आप गेन कर लेते हैं, पकौड़े समोसे दही भल्ले के एंड पे आपकी शक्ल भी दही भल्ले और पकौड़े जैसी आना शुरू हो जाती है। सो दिस इज नॉट द वे। आप सिंपलिसिटी की तरफ जाइए। नेचर में जो चीज़ें आपके पास, थोड़ा बहुत फल है, कुछ नेचर के अंदर जो आपने सादा रोटी है, गज़ा है, उसको इस्तेमाल करें, और अपनी तमाम एक्टिविटी वही रखें जो आप रूटीन में करते हैं, रूटीन में रखते हैं। बिल्कुल उसे कम ना करें। सर, नॉर्मली रमज़ान में सर दर्द बहुत कॉमन है, क्या वजह क्या है इसकी? इसकी मेन जो रीज़न हमारी देखने में आ रही है, फेफड़ों से भी कंसर्न होता है कुछ? नहीं जी, वो उसका रिलेशन हमारे साइकिल के साथ है, जो स्लीप साइकिल है, कि नॉर्मली लोग आम तौर पे 11, 12, 1 बजे सो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भी लेट होता है तो। लेकिन रमज़ान में बहुत सारे लोगों से मैंने देखा है कि वो सहरी के बाद तक, सहरी तक जागते रहते हैं, क्योंकि 1 बजे उन्होंने सोना है तो 3 बजे उठना है, तो वो सोते ही नहीं है। ऐसे ही है। उसके बाद जो दफातर जाने वाले हैं फिर 7 बजे उठ जाते हैं। तो वो जो स्लीप पैटर्न है, उनकी नींद नहीं पूरी होती है और दरमियान में हमें मौका नहीं मिलता। सो सबसे बड़ा जो हमने एज ए डॉक्टर जो लोगों को हमने पूछा है, तो वो ये वजह है। तो मेरा ख्याल है इसमें हमें उसी तरफ जाना चाहिए कि इशा के बाद रमज़ान में तरावी पढ़नी है या जो भी इबादत करनी है, उसके बाद आप रेस्ट कीजिए और सुबह सहर के टाइम आप उठें और साइकिल को उसी तरह चलाएं, और 6 से 7 घंटे जो नींद ज़रूरी है उसको आप करें, और डाइटरी मॉडिफिकेशन की तरफ जाएं, और साथ साथ अपनी जो एक्सरसाइज है जी, वो आपने रोज़े में ज़रूर रखनी है कि आप एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, क्या टाइमिंग होनी चाहिए रमज़ान में? क्या आप इफ्तारी से पहले एक्सरसाइज करना अच्छा होता है या फिर बाद में करें? बिल्कुल। एक्सरसाइज का तरीका ये होता है कि या तो खाली पेट हो या फिर खाना खाने के 4 घंटे या 5 घंटे बाद हो, तो वो बीच का ही टाइम मिल जाता है आपको कि असर और मगरिब के दरमियान का जो टाइम है, वो एक टाइम है जब आप थोड़ा बहुत वॉक कर लें, कोई छोटी मोटी जो भी आपकी एक्सरसाइज पे आप कर लें, तो उससे आपको एडिड हेल्थ बेनिफिट्स आ जाएंगे। और जो आपको एक, मेरे ख्याल में जो एक्चुअल बॉडी की जो ज़कात है ना, जिसमें आपने बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें निकालनी है, यू वांट टू गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स, और आपने बॉडी को ट्रिम करना है और अगले पूरे साल के लिए तैयार करना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप सिंप्लिसिटी की तरफ जाएँ, डाइट को प्लान करें, और दरमियान में अपने रूटीन एक्टिविटी के साथ थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज है, वॉक है, कम से कम उसको ज़रूर जारी रखें। सर, ये COPD है, क्या चीज़ है, क्या वजूहात क्या होती हैं इसकी? COPD होती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। कुछ लोगों के अंदर सांस की इन्फेक्शंस बार बार हो रही होती हैं, और उसके साथ साथ फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, किसी को बार बार हो जाता है। तो जब बार बार हो जाता है तो सांस की नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाता है, उनमें फैलाव आना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद एक दायमी किस्म की खांसी, ये भी एस्थमा ही है। देखिए, ये एस्थमा हम तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक ख़ास बीमारी है, और बार बार एस्थमा हो, इन्फेक्शंस हो, ट्यूबरक्लोसिस हो या और कोई बीमारी हो, तो ये एंड पे COPD की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं, जिसमें लंग्स थोड़े से फैल जाते हैं, उसमें रेशा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, बलगम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, बार बार आपको कफ करनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा जो एडवांस स्टेजेस हैं उनमें इवन सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ हो जाती है और बंदा बहुत ही बुरी हालत में गुजरता है।
लेकिन ये उस सूरत में आएगी जब आप लंग्स की हिफाजत नहीं करेंगे, जो हमारी सांस की बीमारियां हैं उनका आप ख्याल नहीं करेंगे, बर वक्त इलाज नहीं करेंगे, अगर टीबी है तो उसका नहीं करते, अस्थमा उसका नहीं करते, और अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी है उसको हम चलाई जाते हैं, और तो एंड रिज़ल्ट यही होता है कि ये जब एंड स्टेज पे पहुंचती हैं तो बहुत सारी बीमारियां मिक्स होकर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इज COPD, जिसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिल्कुल सर, उम्मीद करती हूँ हमारे नाज़रीन ने कुछ ना कुछ आपसे सीखा होगा यकीनन, और बहुत शुक्रिया सर आपके आने के लिए। वक्त भी जो प्रोग्राम का ख़त्म हो चुका है, तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।